तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज। तो पता चल रहा है कि ये सप्लायर है और लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है। कहाँ है? इंडिया में, न्यू दिल्ली। प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। सर्विस क्या है? सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। खुद वो सामान नहीं बेच रहा, वो सपोर्ट सर्विस दे रहा है किसको? फॉरेन कस्टमर को। किस चीज में? इंडिया से सामान प्रोक्योर करने में, ठीक है। वो होता है ना एजेंट, जैसे आपको बाहर कुछ सामान खरीदना है तो एक होता है फॉरेन एजेंट जो बोलता है कि सर आप तो यहाँ से आप खुद तो अमेरिका जाइएगा नहीं, चाइना जाइएगा नहीं, तो वहां पे आपका एक एजेंट होता है, ठीक है। वही है एबी प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या करता है? वो आपके लिए सही कस्टमर, सही दाम, सही रेट सब पता करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपको बताता है। तो यहाँ पे सपोर्ट सर्विस दे रहा है, ठीक है। द कंपनी आइडेंटिफाइज द प्रोस्पेक्टिव वेंडर, रिव्यू प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग। क्या करता है वो? आइडेंटिफाई करता है वेंडर, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है और प्राइसिंग क्या है, ठीक है। तब वो आपको बताता है कि आपको खरीद ये वेंडर है, ये प्रोडक्ट इस दाम पे दे रहा है, अगर आपको खरीदना है तो आप उससे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये एजेंट, अगर शेड्यूल 2 पारा 3 ऐसा है, ठीक है, उसका एजेंट है। कहने का मतलब अगर ये एजेंट अपने नाम पे फर्दर इनवॉइस इशू करता है तब तो वो कवर नहीं होगा। किसमें कवर नहीं होगा? इंटरमीडियरी सर्विस में, ठीक है। इंटरमीडियरी सर्विस में कवर नहीं होगा। हाँ, अगर ये एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से मिला रहा है, एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल से मिलवा रहा है, ठीक है। और काम क्या कर रहा है? खुद बीच में मिलाने के दौरान कमीशन खा रहा है सिर्फ। समझ में आया? कमीशन मतलब अपना सर्विस चार्ज, इसका केस में कमीशन नहीं सर्विस चार्ज कर सकते हैं आप, वो कमीशन के रूप में ही से मिलता है, मान लीजिए एक तरह से। तो ये वाला जो एजेंट है ये पैरा 3 में कवर नहीं है, क्योंकि ये पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, ठीक है। पैरा 3 ही था शायद, थोड़ा सा गलत हो सकता है तो एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से पैरा 3 ही था। अगर पैरा 3 का एजेंट नहीं है तो इंटरमीडियरी सर्विस में आता है, ठीक है। इंटरमीडियरी सर्विस का क्या है कि इंटरमीडियरी सर्विस अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में ना हो, दोनों में से कोई भी अगर इंडिया में ना हो, ठीक है, तो जैसा कि फॉरेन कस्टमर को दे रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इंडिया में ना हो तो सेक्शन 13 वहां पे इंटरमीडियरी सर्विस के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है। अदरवाइज 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 अगर दोनों इंडिया में है तो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है उसके लिए, तो फिर जनरल प्रोविजन है, ठीक है, सेक्शन 12 में। समझ गए? तो अपने वाले केस में क्योंकि दोनों बाहर है, दोनों में से एक बाहर है, इसलिए स्पेसिफिक प्रोविजन में कवर है। और वहां पे सप्लाई क्या बोला गया है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आया? लोकेशन ऑफ सप्लायर, समझ गए? अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्या हमारा जो एजेंट है वो कौन सा है? क्या वो पैरा 3 वाला है जो अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है, या फिर वो अदर देन पैरा 3 है, ठीक है। द फॉरेन कस्टमर देन डायरेक्टली प्लेस परचेज ऑर्डर ऑन द इंडियन वेंडर। तो यहां से इस लाइन से पता चल गया कि हमारा एजेंट ये वाला नहीं है। कौन सा है? इंटरमीडियरी सर्विसेज वाला एजेंट है, ठीक है। इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, डिफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। डिफिनेशन क्या है? इंटरमीडियरी मींस ब्रोकर, एजेंट, एनी अदर पर्सन करके लिखा हुआ है, who arranges or facilitate the supply of goods or service or both और सिक्योरिटी बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में जो अरेंज करवाता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन को। समझ गए? तो उस पर्सन को इंटरमीडियरी कहा जाएगा। बट इंटरमीडियरी डज नॉट इंक्लूड पर्सन सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब कौन सा? ये वाला एजेंट को कवर नहीं करता है, वो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है।
फॉर परचेज ऑफ स्पेसिफाइड गुड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड चार्जेड इट्स फॉरेन कस्टमर कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। ठीक है, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है, इस सर्विस के लिए कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप चार्ज करता है। समझ गए, मतलब कंसिडरेशन फॉर सर्विस जो होगा वो क्या हो गया, कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। ठीक है, द कंपनी हैज चार्ज, पर दे दिया हमें क्वेश्चन में कि $1,00,000 चार्ज किया टू इट्स फॉरेन कस्टमर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। ठीक है, with the reference to the provision of GST law, examine whether the said supply will amount to export of service। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का तो 5 कंडीशन पता है आपको, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया, गलत बोल गया मैं, आउटसाइड इंडिया। चौथा, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन फॉरेन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रूपी वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई, एंड the supply and recipient are not merely the establishment of distinct person। तो अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, ये सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई है, $1,00,000 मिला है, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नॉट मेयरली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि इंटरमीडियरी सर्विस के डिफिनेशन में फॉल करता है अपना एजेंट इस वाले केस में, और क्योंकि दोनों में से एक बाहर है तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 है शायद। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में हो गया, क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया होना चाहिए था। तो 5 में से एक कंडीशन मेट नहीं हुआ, जब 5 में से एक कंडीशन मेट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा बस, और क्या, यही तो पूछा था। क्योंकि 5 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब आप इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब होगा क्या, ये टैक्सेबल है कि नहीं। ठीक है, तो टैक्सेबल है कि नहीं ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे। एग्जाम सप्लाई में एक चीज है जो आपको देखना पड़ेगा, वो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जाम सप्लाई में उस पॉइंट से इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, मिस्टर मूर्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र। तो अपना जो मूर्ति है एक तो अनरजिस्टर्ड है बट वो पूना का है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पूना है। ठीक है, द सर्विस ऑफ सन लिमिटेड, लोकेशन ऑफ सप्लायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइज, तो सर्विस क्या है, बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटक। अब जैसा क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो आपको पता है इस केस में अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, लोकेशन वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, तो इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ, बेंगलुरु में, लोकेशन सप्लायर क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु, पहला केस। ठीक है, बोला क्या आपका आंसर डिफर करेगा अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च बैंकॉक में हुआ, तो क्योंकि ये दोनों इंडिया में है और प्रोडक्ट लॉन्च बाहर हुआ और क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में कहा गया था लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, पुणे महाराष्ट्र, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में पुणे, इस वाले केस में बेंगलुरु। अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड होता तो क्या होता, अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड होता तो दोनों केस में पुणे ही आंसर होता। क्यों, क्योंकि उस केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आया याद में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया था अभी कुछ देर पहले पिछले क्लास में। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये बंदा रजिस्टर्ड होता तो फर्क नहीं पड़ रहा कहां पे हो रहा है, अगर ये दोनों इंडिया में है तो, अगर ये दोनों इंडिया में नहीं है तो फिर अलग कंडीशन और अलग आंसर होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको यही देखना है कि ये दोनों कहाँ है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, उसके बाद सर्विस क्या है। ठीक है, समझ गए, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। मिस्टर महेंद्र गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर
तो ये एक इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस टू मिस्टर हरीश जैन इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें पता है कि इस केस में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, समझ गए। तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो पहले वाले केस में कहा गोयल दिल्ली में है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दिल्ली है। सॉरी, गोयल कौन था देखने दीजिए। अच्छा, गोयल तो इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइडर था, तो गोयल तो सप्लायर है, ठीक है। हाँ, गोयल सप्लायर है और ये भी इंडिया में है, क्योंकि ये दोनों इंडिया में है और सर्विस कहाँ दिया जा रहा है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहाँ है, तो इस केस में एक स्पेशल केस था, वो क्या था, अगर ये दोनों इंडिया में है तब तो लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। लेकिन अगर प्रॉपर्टी गलती से बाहर है तो फिर क्या बोला गया था आपको, बताइए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आया समझ में, वही सेम टू सेम जैसा आपका किसमें था ऐसा ही केस, अभी ऊपर देखा ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले केस में, वहां भी ऐसा ही था। अगर ये दोनों इंडिया में है तो उस केस में जो प्रोविजन करता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, फर्स्ट केस तो ये कहता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बाहर लोकेटेड है तो क्या कहता है, तो फिर कहता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लो। समझ में आया। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट बाहर है और सप्लायर इंडिया में है, तब कहा गया था वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। ये सेक्शन 13 के हिसाब से और ये सेक्शन 12 के हिसाब से इस केस में पेरिस ही हो जाएगा। आया समझ में, समझ गए। इस केस में पेरिस ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए, हाँ थोड़ा दिक्कत होगा आपको, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, लिखा तो था प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। लेकिन जब आप ध्यान से सेक्शन को और आगे पढ़िएगा तो इस केस में एक और केस था, अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सेम इवेंट मैनेजमेंट वाला केस की तरह। लेकिन इस वाले केस में जब जाइएगा तो वो स्पेशल केस नहीं है, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड हो उसी से मतलब है, ठीक है। तो लोकेटेड कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, क्योंकि दोनों में से एक बाहर है सेक्शन 13 के हिसाब से। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, आशा एंटरप्राइजेज सप्लायर ऑफ सुइंग मशीन, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, कोटा, ठीक है। एंड रजिस्टर फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी इन सेड स्टेट, रजिस्टर भी वही है। इट रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम डीप ट्रेडर लोकेटेड इन जालंधर पंजाब, तो रिसिपिएंट भी कहाँ है, इंडिया में ही है। एंड रजिस्टर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इन सेड स्टेट। The order is for supply of 100 sewing machine with an instruction to ship the sewing machine to ज्योति सर। बट सामान भेजना किसको है, समझिए, आशा एंटरप्राइजेस है, ये डील किया है दीप ट्रेडर के साथ, लेकिन दीप ट्रेडर बोला है कि जो सामान है वो किसको भेज देना, ज्योति एंड सन्स को, ठीक है। तो इस वाले केस में बिल टू शिप मॉडल कहा जाता है। इस केस में क्या होता है, यहाँ दो सप्लाई होता है, एक होता है ए से डी के बीच और दूसरा होता है डी से जे के बीच में। पहले वाले केस में हम कहते हैं वेयर द गुड्स, ठीक है, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड टू द recipient on the direction of third person, on the direction of third person, then the place of supply shall be principal place of business of such third person। तो यहाँ पर दीप ट्रेडर के डायरेक्शन पे आशा एंटरप्राइजेज ने जे को गुड सप्लाई किया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा डीप ट्रेडर का, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पहले केस में जो फर्स्ट सप्लाई है, ठीक है। तो उस केस में आंसर देंगे पहले वाले केस में जालंधर पंजाब, ठीक है। उसके बाद उसका जो दूसरा केस जो दीप ट्रेडर और ज्योति सन्स के बीच है, उसमें क्या कहेंगे, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट। तो मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ, पटियाला
पंजाब में, क्योंकि ज्योतिषन कहाँ था, पंजाब में। तो दोनों केस में आंसर जो होगा पंजाब ही होगा। ठीक है, समझ में आया, समझे? पंजाब होगा, बट इसमें आप लिख लीजिएगा जलंधर पंजाब, पटियाला पंजाब। ठीक है, ताकि आंसर आपका क्लियर, जलंधर पंजाब, पटियाला पंजाब। अब पहले वाले केस में आपका लग जाएगा, क्योंकि ये कहाँ रहा, आईजीएसटी, जबकि दूसरे वाले केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है। समझ में आ गया? द नेचर ऑफ सप्लाई, तो पहला सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट, दूसरा सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट। समझ में आ गया? समझ गए? सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा और यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। समझ गए कैसे हुआ? तो क्वेश्चन कुछ ऐसी ये वाला क्वेश्चन आता ज्यादातर, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, एक इवेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन जहाँ होटल वोटल सब साथ में रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख के जाइएगा एग्जाम के पहले, क्योंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है इसका क्वेश्चन में। ग्रैंड गाला इवेंट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कोलकाता में है, ऑर्गेनाइज टुवर्ड फंक्शन फॉर नारायण ज्वेलर, चेन्नई में है, दोनों इंडिया में है। ठीक है, रजिस्टर्ड है चेन्नई में। अगर ये रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सा बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो लोकेशन क्या है, चेन्नई तमिलनाडु। तो पहला का आंसर होगा चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, कैसे होगा समझ गए? आया समझ में? अरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, दोनों इंडिया में सेक्शन 12 के हिसाब से। समझिए, परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु कर्नाटका इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन किया है ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने बेटा का वेडिंग। अब इस केस में आंसर क्या होगा, काफी सिंपल है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, तो इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ, मुंबई महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई महाराष्ट्र। बोला अगर वेडिंग बाहर होता तो क्या होता, तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे आ जाते, कोच्चि केरला। समझ में आया कैसे हुआ? तो इस चैप्टर में आपको अगर कभी दिक्कत भी हो, देखिए इस चैप्टर को याद रखने का, रिवाइज करने का तरीका क्या है, लेटेस्ट रिकैपुलेट वाले पार्ट से भी आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब आपका दिया हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट है, लेटेस्ट रिकैपुलेट, इससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज जो आपको बताना है, आपको अगर लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो देखिए, वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपका जीएसटी लेक्चर का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपका इनसाइट का प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका आईटीआर का था, टैली का भी प्लेलिस्ट है। अभी सब वर्क इन प्रोग्रेस ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार जब जीएसटी का कॉमन चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं आपको एएफएम पढ़ा दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे अकेले अकेले कितना काम करूं मैं। ठीक है, तो एएफएम की तरफ ही अभी सोचा है मैंने। वैसे जीएसटी से अच्छा मेरा एएफएम है, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है ये आपको इतना अच्छा ना लगे जीएसटी, लेकिन एएफएम इससे अच्छा ही पढ़ाऊंगा, समझे? तो एएफएम पे चलेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से प्रोसेस करते हुए कोशिश करेंगे कि सीए के सारे लेक्चर को कवर किया जाए। देखिए हमारा जो डायरेक्शन है, काफी विजन जो है काफी सिंपल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि दुनिया क्या सोच रही है, अरे एक बच्चे को भी काम आ जाए बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने जब पढ़ाई की थी तो बिना कोचिंग के की थी। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ, बिना कोचिंग के पढ़ने में क्या होता है। ठीक है, हाँ कुछ अपना था, जो भी प्रॉब्लम था उसको छोड़िए, बिना कोचिंग के की थी, तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए मुझे लगा कि लोगों के पास, चलो ठीक है, उतना एडवांस उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम कुछ तो होगा। ठीक है,
और टॉपिक वाइज बना दिया है मैंने इसीलिए, ताकि जहां आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप सिर्फ उसी को देखें। ठीक है, चलिए।